स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजना गर्ग आज आपको पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनैतिक विचारक में मैं अरस्तू को अध्ययन करा रही थी। अरस्तू की दास्ता का मैंने शुरू किया था। इसी में ही अरस्तू की दास्ता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसने किस प्रकार की यूनानी दास्ता का स्वरूप निश्चित किया है, दास को उसने किस तरीके से आवश्यक माना है और दास को स्वामी के लिए या दास को एक सजीव वस्तु मानते हुए उसे एक संपत्ति माना है, इसका जिक्र किया था। इसी के पार्ट 2 के रूप में आज मैं दास्ता के औचित्य का जिक्र करूंगी कि उसने बताया कि किस तरीके से दास्ता आवश्यक है। तो अरस्तू ने दास प्रथा, आप पीछे अपनी स्क्रीन में भी देखेंगे, अरस्तू ने दास प्रथा के नैतिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के अनुमोदन और औचित्य का समर्थन किया है कि नैतिक रूप से और भौतिक रूप से दोनों प्रकार से दास्ता आवश्यक है। तो उसने दास प्रथा के समर्थन में निम्न तर्क दिए हैं या निम्न बातें कही हैं। पहला, जैसे उसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक है, मतलब प्रकृतिपद है दास्ता, मतलब मनुष्य प्रकृति से ही, कुछ व्यक्ति प्रकृति से ही दास हैं और कुछ व्यक्ति प्रकृति से ही स्वामी हैं। तो उसने कहा अरस्तू के अनुसार दास प्रथा प्राकृतिक है। प्रकृति में सर्वत्र ये नियम है कि उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है, मतलब उत्कृष्ट व्यक्ति निकृष्ट व्यक्ति पर शासन करता है, ये एक प्रकृति का ही नियम है। तो उसने ये माना कि विषमता प्रकृति का नियम है, मनुष्यों में स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से असमानता होती है, सभी मनुष्य एक सी बुद्धि, योग्यता और गुण लेकर उत्पन्न नहीं होते। तो दास्ता क्या है? प्राकृतिक असमानता का ही एक परिणाम है। मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति दास बनने के योग्य हैं, कुशल तथा बुद्धिमान व्यक्ति स्वामी बनने के योग्य हैं। तो अरस्तू कहता है विषमता तो प्रकृति का नियम है, कुछ व्यक्ति जन्म से ही स्वामी तो कुछ व्यक्ति जन्म से ही दास होते हैं। तो उसने और इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि जो लोग शारीरिक सेवाएं करने का कार्य करते हैं एवं अपनी सेवाएं अर्पित कर श्रेष्ठतम उत्पादन करते हैं, वे सब प्रकृतिशः दास हैं एवं उनके लिए उचित है कि वे अपने स्वामी द्वारा शासित हों। अरस्तू के शब्दों में व्यक्ति यदि वे दूसरे की संपत्ति बनने के योग्य है तो प्रकृतिशः दास है। दास्ता प्राकृतिक है। इस मत की पुष्टि करते हुए अरस्तू ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि दास एवं स्वामी में न केवल बौद्धिक अंतर है अपितु उनमें प्रकृतिशः यानी प्राकृतिक रूप से भी अंतर है। अब उसने दूसरा अपना बात कही है कि दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए उपयोगी है, मतलब स्वामी और दास दोनों पक्षों के लिए दास प्रथा उपयोगी है। अरस्तु दास प्रथा को इस दृष्टि से भी सही मानता है कि यह न केवल स्वामी के लिए अपितु दास के लिए भी उपयोगी है। बुद्धि एवं विवेक संपन्न व्यक्तियों को राज का कार्य करना चाहिए, बौद्धिक कार्य करना चाहिए, क्योंकि जन्म से ही उनमें कुछ इस प्रकार के गुण विकसित होते हैं। वास्तव में जिस प्रकार एक संगीतज्ञ संगीत यंत्रों के अभाव में उत्तम संगीत की निष्पत्ति नहीं कर सकता, मतलब उत्तम संगीत नहीं दे सकता, उसी प्रकार एक गृहस्थ अर्थात स्वामी दासों के बिना सुखी जीवन यापन नहीं कर सकता। अरस्तू ने कहा जिस प्रकार शिशुओं को माता पिता के संरक्षण की आवश्यकता है उसी प्रकार दासों को भी, जो कि बौद्धिक दृष्टि से शिशु ही होते हैं, मतलब उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, बौद्धिक दृष्टि से तो वो शिशु के बराबर की बुद्धि रखते हैं, बुद्धि संपन्न स्वतंत्र व्यक्तियों के संरक्षण में रखना उनके लिए श्रेष्ठ है। ऐसे संरक्षण के अभाव में स्वयं दासों का जीवन संकट में हो जाएगा। नेक्स्ट उसने बोला दास्ता नैतिक है। अरस्तू नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक मानता है। उसका मत है कि स्वामी तथा दासों के नैतिक स्तर में भेद है। स्वामी गुणी और दास गुणहीन होते हैं, अतः स्वामी का कर्तव्य है कि दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहें और दास का काम है कि वे स्वामी की आज्ञा का पालन करें। दासों में गुणों का उत्पन्न होना तभी स्वाभाविक है जब स्वामी और दास दोनों का संपर्क हो, मतलब तभी वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है जब वो एक बुद्धि वाली व्यक्ति के साथ रहे। फिर नेक्स्ट उसने कहा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग होते हैं दास। अरस्तू ने एक अन्य
कारण से भी दासता को उचित बताया है। उसके समय में दास तथा लगभग संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी। उसने कहा कि दासता जो है संपूर्ण यूनानी में है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अंग है। यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था और सारी अर्थव्यवस्था इन पर टिकी हुई होती थी। ऐसी स्थिति में दास प्रथा को अस्वीकार करने से केवल नगर राज्यों की शक्ति संतुलन बिगड़ जाता। उसने कहा इसलिए दास प्रथा व्यवहारिक भी है। उसने कहा कि दास प्रथा संपूर्ण समाज के हित में है। स्वामियों और दासों के अतिरिक्त संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से भी अरस्तु दास प्रथा को आवश्यक तथा हितकर समझता है। इसके द्वारा कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को घरेलू धंधों से मुक्ति मिल जाती है और वे निश्चित उसने कहा कि क्या है कि जब दास रहते हैं तो क्या होता है कि वो जो काम हम घर में करते हैं या कृषि का करते हैं या पशुपालन का करते हैं या जो ऐसा कोई काम जो स्वामी उनसे फ्री हो जाए और स्वामी या सैनिक वर्ग उनसे फ्री हो जाए तो वो और ध्यान दे पाएगा शासन की ओर। इस कारण अगर वो फ्री हो जाता है तो दास वो काम कर लेता है तो स्वामी और एकाग्रचित होकर अपना सारा ध्यान जो है समाज के हित के कार्यों में करेगा। नेक्स्ट उसने कहा विवेकीय दृष्टिकोण से दास प्रथा का भी औचित्य है। जैसे उसने नैतिक दृष्टि से कहा, प्राकृतिक दृष्टि से कहा, उस तरह से उसने विवेकपूर्ण दृष्टि से भी दास प्रथा का औचित्य बताया। अरस्तु के अनुसार समस्त संसार में शासक और शासित का सिद्धांत प्रचलित है। यह सिद्धांत समाज में नहीं बल्कि अचेतन वस्तुओं में भी होता है। उदाहरण के लिए यंत्र भी बड़े और छोटे होते हैं। उसने कहा कि विवेक से भी हम देखें कि कोई यंत्र बड़ा होता है, कोई ज़्यादा काम कर सकता है, कोई कम काम कर सकता है। तो जितना बड़ा यंत्र होगा हम उससे उतना काम कराएंगे, जितना छोटा होगा तो हम कम काम कराएंगे। तो बड़ा यंत्र छोटे यंत्र को, और कई बार क्या होता है कि छोटे यंत्र सहायक बन जाते हैं बड़े यंत्र के। इसी तरह से उसने कहा कि दास जो स्वामी चलाएगा शासन उसके सहायक हो जाएंगे। आत्मा शरीर को निरंकुशता से शासित करती है, आत्मा भी तो हम पर कंट्रोल करती है। इसी तरह से स्वामी और दास के आपसी संबंध बिल्कुल आत्मा और शरीर के समान हैं। जिस प्रकार आत्मा शरीर पर शासन करती है उसी प्रकार दास पर स्वामी का शासन विवेकशील है। लास्ट उसने बताया कि युद्ध का आधार भी दास है। युद्ध में पराजित व्यक्ति को अरस्तु दास बनाने के पक्ष में है। वह विजेता पर इस बात का निर्णय लेने के लिए छोड़ देता है कि पराजित व्यक्ति को दास बनाया जाए या नहीं। ये पर वो उसके ऊपर छोड़ देता है कि पराजित व्यक्ति को दास बनाया जाए नहीं। इस प्रकार उसको वह वैधानिक दासता की संज्ञा देता है। युद्ध को दासता का आधार मानते हुए भी अरस्तु युद्ध में पराजित होने पर बस एक बात थी कि अरस्तु ने कहा था कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम दासता के प्रकार करेंगे, दासता की आलोचना, और फिर इसको हम